क्लियर है और मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Both जी, things are fine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर स्टैक को देखेंगे। स्टैक की बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमें एज अ डेवलपर पता होनी चाहिए, उन चीज़ों को हम देखेंगे, और किस तरह से बिहाइंड द सीन स्टैक वर्क करता है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन अगर हम स्टैक की देखें तो ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है कि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिफो भी कहते हैं। मीन्स के जो एलिमेंट हम लास्ट के ऊपर इंसर्ट करेंगे, जब उसको हमें पॉप करना होगा तो वो सबसे पहले पॉप होगा। इस तरह नहीं होगा कि जो एलिमेंट हमने पहले इंसर्ट किया है और उसके बाद एक और एलिमेंट आ गया और इसके ऊपर एक और एलिमेंट है। अब हम चाहते हैं कि हम पहले वाला जो सा सबसे फर्स्ट पे हमने किया था उसको हम पॉप करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें जो लास्ट के ऊपर उससे टॉप पे पड़े होंगे उनको हमें रिमूव करना होगा। ये है इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो मतलब कि बिहाइंड द सीन कैसे ये हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इसकी अगर ये सिंपल सी डायग्राम देखें, इसके अंदर हमने एक स्टैक ले लिया है और उसके अंदर वैल्यू जो सी ए बी सी डी है। पहले हमारे पास ए आई है, इसके बाद बी और सी। अब हमने अगर ये तो इंसर्ट करवा ली, अगर हमें पॉप करनी है तो सबसे पहले हमारे पास सी वाली जो सी वैल्यू है वो पॉप होगी। इसी तरह से हम बी के ऊपर आते जाएंगे और ए के ऊपर। अगर हमारे पास जो सा है स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर हम इसको बोलते हैं स्टैक इज एम्प्टी है। तो इस तरह से एक पॉप हो गया, पुश हो गया। पुश मीन हम वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं, और पॉप मीन जो वैल्यू टॉप के ऊपर पड़ी है। टॉप मीन जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है उसको हम टॉप कहते हैं स्टैक के अंदर। जो वैल्यू टॉप के ऊपर पड़ी हुई है जब हम पॉप करेंगे तो वो वाली वैल्यू हमारे पास स्टैक से डिलीट हो जाएगी। इसके अंदर अगर हमें ये देखें कि ये हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है, ये डायग्राम से। अब इसके अंदर मैं वैल्यू जो सा है वो पुश करवाना चाहता हूँ। मैंने पुश का फंक्शन यूज़ किया, इससे क्या हुआ कि मेरी स्टैक के अंदर वैल्यू जो सी है वो इंसर्ट होगी। अब मैं अगेन अगर पुश करता हूँ तो एक और वैल्यू हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। ये अब हमने चेक करना हो कि हमारे पास जो पीक है, पीक मीन टॉप हमारे पास, तो कौन सी वैल्यू, अगर हम इसके अंदर पीक वाला फंक्शन इसको हम कॉल करते हैं तो ये हमें बता देगा कि जो टू वाली वैल्यू है वो टॉप के ऊपर है, उसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, वो है। अब अगर अगेन हम इसको पुश करवाएं वैल्यू, तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो जो वैल्यू को पुश करवाना चाहते हैं वो हम अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। और हम अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टैक है उसका साइज क्या है, तो हम स्टैक के अंदर साइज वाला फंक्शन कॉल करते हैं। इससे जो हमें स्टैक का साइज है वो पर्टिकुलर वो हमें पता चल जाता है। अगर हमने चेक करना हो कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है या फुल है, तो इसके लिए इज एम्प्टी हमें उस केस में वर्क करेगा कि जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाए, खाली, यानी कि अभी इस केस में चूंकि इसने फॉल्स हमें रिटर्न किया, इट मीन स्टैक के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज हमारे पास है। अगर हम इन सब वैल्यूज को पॉप करवा देते हैं, अगेन हम इसके अंदर इज एम्प्टी वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इस केस में ये हमें रिटर्न ट्रू करेगा क्योंकि स्टैक हमारे पास एम्प्टी है। ठीक है। इसी तरह से ये है हमारे पास जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। लास्ट एलिमेंट एडेड हुआ है जो स्टैक के अंदर, वो फर्स्ट टू बी रिमूव होगा। तो न्यू एलिमेंट ऑलवेज पुश ऑन द टॉप है, और रिमूवल होगा जो हमेशा हमारे पास टॉप से होगा। तो ये इसकी जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टॉप है मींस के जो भी वैल्यू पीक है, पीक को हमने इधर टॉप कंसिडर कर लिया है, और पुश है और इसी तरह से पॉप है। हमारे पास जो स्टैक का साइज होता है वो दो तरह से है। ठीक है, एक हमारे पास फिक्स साइज की स्टैक होगी जिसके अंदर हम बता देते हैं कि हमें इतनी पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, इसके अंदर हमने स्टोर करवानी है। इससे अगर ज़्यादा हो तो वो हमारे पास ओवरफ्लो वाले केस अकर हो जाता है। अगर वो हम देख रहे हैं कि स्टैक जो सा एम्प्टी है और हम अगेन उसमें से फिर ट्राई कर रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाए, तो उस केस में वो चूंकि स्टैक एम्प्टी है, हमें वो अंडरफ्लो की कंडीशन को वो कॉल कर देगा। तो इसी तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक को। एरे के साथ स्टैटिक एरे है, और डायनेमिक साइज भी हम कर सकते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह से कंसीडर करें कि इसके अंदर हम साइज नहीं मेंशन करते और हम वैल्यू को जितना चाहे ऐड कर सकते हैं।
यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट की जो लिमिट हमने उसको डिफाइन कर दी है स्टैटिक और डायनेमिक के केस में। स्टैटिक केस में मैंने एक स्टूडेंट लिया, मैंने उसे कह दिया कि मैंने आपको ये 3 से 4 बातें बतानी है, इसके बाद आपने कोई भी बात जो उनसे उसको अपने माइंड के अंदर स्टोर नहीं करना। अगर मैं अगेन उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू, जब उसकी लिमिट जो सी वो पूरी हो गई है, अब मैं उसको फिर अगेन उसको कह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू आप स्टोर करो, तो उस केस में वो मुझे ओवरफ्लो का साइन शो कर देगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने एक स्टूडेंट इस तरह से लिया है जिसके अंदर मैंने उसकी लिमिट नहीं डिफाइन की, मैं उसको जितनी चाहे उसको मैं इंफॉर्मेशन दूं, तो वो उसको स्टोर करता जाएगा, वो मुझे उस केस में नहीं कहेगा। बट उस केस में वो मुझे शो करेगा कि जब मैंने उसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया, तो वो मुझे कहेगा कि आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद आप फिर इस चीज़ के अंदर से वैल्यू को रिमूव कर रहे हो। तो ये इस तरह से ओवरऑल स्टेप जो है वो स्टैटिक और डायनेमिक हमारे पास वर्क करेगा। ये यहाँ तक क्लियर है आप सबको, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन स्टैक है क्या, हमारे पास इसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है स्टैक की, स्टैक का साइज क्या है से, एक्सक्यूज मी। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है स्टैक से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें आप। ओके, लिंक लिस्ट का टॉपिक सबको क्लियर है? नो सर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा सर, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये हमारे पास डायनेमिक और स्टैटिक्स स्टैक का क्या मतलब है, किस तरह से ये कर रहे हैं वर्क इसके अंदर? ये हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। पुश पॉप टॉप और एम्प्टी क्या है, साइज है, इसके अंदर फंक्शन वो कॉल करते हैं, वो हमें इन चीज़ों के बारे में इसका आइडिया हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक्सक्यूज मी सर, सॉरी मैं फिर से ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो आप जरा सा रिकेप कीजिए क्या पढ़ रहे थे। अच्छा मैम, हमने अभी तक स्टैक देखा है, बेसिकली स्टैक है क्या हमारे पास, और इसके अंदर किन किन टर्मिनोलॉजीज का हम यूज़ करके हम अपना स्टैक है उसको बनाते हैं, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑपरेशन है जिसकी बेस के ऊपर हम अपने स्टैक जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन थी स्टैक की, वो हमारे पास ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अंदर जो हम फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स के जो एलिमेंट हमने लास्ट के ऊपर इंसर्ट करवाया है ना उसको, वो हमारे पास पहले सबसे पहले रिमूव होगा। जिस तरह से इस एग्जांपल के अंदर देखें, हमने ABCD, सॉरी सी, ठीक है। अब अगर हम हमारे पास टॉप के ऊपर सी पड़ा हुआ है, हम पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं, तो हमारे पास जो सी सी वाली वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी। इस तरह से हम चलते जाएंगे और उसको बी के ऊपर आ जाएंगे, बी से ए के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारे पास बेसिक है स्टैक। और इसके अंदर इसकी दो टाइप हैं स्टैक की, एक हमारे पास स्टैटिक है और एक डायनेमिक। स्टैटिक के केस में क्या होता है कि हम एक फिक्स साइज की स्टैक ले लेते हैं कि उसके अंदर हम उसको बता देते हैं कि इतनी वैल्यू तक आपने इसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, इसके बाद आपने नहीं इसको स्टोर करना। डायनेमिक के केस में हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम उसके साइज नहीं डिफाइन करते, हम उसको बस ये कहते हैं कि आपको जितनी भी वैल्यू मिलती जा रही है उसको आप स्टोर करते जाओ। तो ये मैम हमने अब तक देखा था। इसके अंदर एक ये डायग्राम थी जो कि विजुलाइज कर रहे थे कि ये हमने स्टैक ले लिया, अभी फिलहाल ये एम्प्टी है, अगर मैं इस एम्प्टी का फंक्शन कॉल करूं तो ये मेरे पास वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं पुश का फंक्शन यूज कर लेता हूं, तो इस केस में हम वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं। इसी तरह से हम जब जब पुश का फंक्शन कॉल करते जाएंगे, दैट मीन के हमारे पास वैल्यू जो सी है वो इंसर्ट होती जाएंगी स्टैक के अंदर। और पॉप वाले केस में जो वैल्यू लास्ट पे पड़ी हुई है ना,
अगर हम पॉप वाला फंक्शन कॉल करते हैं तो वो वैल्यू वैल्यू ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये पीक वाला फंक्शन यानी कि टॉप, हमें पता है कि पीक की बेसिकली है क्या, जो भी चीज पीक के ऊपर पड़ी हुई है ना, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो हमें पर्टिकुलर वैल्यू जो उनसे स्टैक की पीक के ऊपर पड़ी वो रिटर्न कर देगा। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी स्टैक का साइज क्या है, तो हम इस केस में साइज वाला फंक्शन कॉल कर देंगे, तो जो भी स्टैक का साइज होगा वो हमें साइज रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक बेसिक में हमने बात की थी। क्लियर है मैम आपको? यस सर, थैंक यू। अच्छा, अगर हमने इसकी देखना हो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास किस तरह से है, तो हमें ये हमारे पास कांस्टेंट टाइम के अंदर वर्क करेगी। व्हाट डज इट मीन कि हम इस तरह से अगर पुश का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा हमारे पास टॉप से वैल्यू को इंसर्ट करेगा। ठीक है, और अगर हम इसके अंदर से पॉप वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये हमेशा हमें टॉप से वैल्यू को रिमूव कर देगा। पीक के केस में भी इस तरह से होगा। अगर हम ट्राइवर्स करना चाहते हैं कि हमारे पास इस केस में देखें कि ये, सॉरी, इस केस में अगर देखें हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, अब इसको हम बार बार इसके ऊपर ट्राइवर्स करना चाहते हैं, तो इस केस में हमारे पास O ऑफ n होगी। ये इसकी बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से हम करते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं वो क्या चीज़। आई थिंक क्लियर है सब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसके अंदर वैलिड पैरेंथेसिस है, और इसकी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर हमारे पास गिवन अ स्ट्रिंग एस, एक हमारे पास स्ट्रिंग होगी एस नाम से, जो कि कंटेनिंग जस्ट द करेक्टर्स, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, और लेफ्ट करली ब्रेसेस, राइट करली ब्रेसेस, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, राइट स्क्वायर ब्रैकेट। डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। तो हमें क्या करना है कि एन इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड। तो इसके अंदर हमारे पास ये तीन जोन से उसके ऑपरेशन जिसको हमने चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट, और इसी तरह से जोन सी है ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर, और एवरी क्लोज ब्रैकेट हैज कोरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। इन तीनों का मकसद बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास एक लेफ्ट पैरेंथेसिस की ब्रैकेट आ रही है ना, तो उसी के जो ऑर्डर में जो नेक्स्ट वाली आएगी वो इसके जो राइट वाली ऑर्डर वाली आएगी, तो उस केस में हमने इसको करना है चेक। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि अगर ये वाली लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही है तो इससे नेक्स्ट जो सी है करली ब्रेसेस राइट आ जाए। तो इस तरह से हमने इस केस को नहीं करना, इस केस में हम फिर उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हम वर्क करेंगे, और ये हमारे पास सिंपल था, इसका बेसिक सी होगी क्वेश्चन। इसको अगर हम इस तरह से रिलेट करें ना अपने पास, कि हम क्या करते हैं कि एक हमने स्टैक ले ली, ठीक है, उसके अंदर हमने एक ये वाली पैरेंथेसिस आ रही है, ठीक है, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये हमारे पास करली ब्रेसेस आ रही है, और लास्ट में हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आ रही है। अब इसी के ऊपर जो सी वैल्यू आएगी ना, अगर तो वो आती है हमारे पास राइट वाली पैरेंथेसिस, तो उस केस में हम इस चीज को जो सा है ना पॉप करवा देंगे अपनी स्टैक से। और इस तरह से ये हम इसको देखें अगर कि ये वाला इस केस में हमारे जो लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस के आने से लेफ्ट वाली जो हम स्टैक के अंदर से उसको पॉप करवा देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास जो सा है ना राइट करली ब्रेसेस आती है, तो उस केस में हम इसको जो सा है लेफ्ट वाली करली ब्रेसेस को स्टैक के अंदर से पॉप करवा देंगे। अगर तो हमारे पास जिस तरह से अगर हम इस एग्जांपल में देखें कि ये है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इसके ऊपर है करली ब्रेसेस हमारे पास, अगर यहाँ से हमारे पास जोन सी है ना कॉल करते वक्त जो स्ट्रिंग एस है उसके अंदर राइट पैरेंथेसिस आ जाती है, तो उस केस में हम इस चीज को, चूंकि हमने जो हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में भी मेंशन है कि हमने ऑर्डर जो सा है वो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि अगर हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस आ गई तो उसका राइट करली ब्रेसेस आ रही है तो हम उस केस में भी पॉप करवा देंगे, इस तरह से नहीं हमने करना, हमेशा सेम ऑर्डर रहेगा, और सेम ऑर्डर के केस में ही हमने उसको वैल्यू को पॉप करवाना है। इसकी हम अगर रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल कंसीडर करें,
तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमने 3 प्लेट ली और उसको 1 2 का नाम दे दिया और 3 कल दे दिया। अब अगर हमारे पास कोई भी पर्सन या कोई या ह्यूमन ले लें इसको अंदर, इसके अंदर अगर वो आके कहता है कि जी मुझे 2 वाली प्लेट रिटर्न करो, तो उस केस में हमने उसको, क्योंकि हमारे पास टॉप के ऊपर जो सी है वो 3 नंबर वाली प्लेट पड़ी हुई है, तो उस केस में हम इसको फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। अगर एक पर्सन आता है कि वो हमें एक कहता है कि जी मुझे 3 वाली ही आप रिटर्न करो, ठीक है, तो उस केस में हम जो सी प्लेट है वो 3 वाली रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फिर उसके अंदर से हम उसको पॉप करवा देंगे। इसको अगर हम फर्दर और समझना चाहें कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर किस तरह से, अगर हम ए और बी है, ठीक है, और इन दोनों का आपस में फाइट हो जाती है, ठीक है, किसी बात के ऊपर लेके, ठीक है, ये एक स्टैक ले लेते हैं और इनकी ना जो एक पहले इशू हुआ था, इन लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था, ठीक है, और फिर दोबारा इशू हुआ, फिर इन्होंने इग्नोर कर दिया। अब जब थर्ड टाइम के ऊपर इशू आया ना, तो इसके ऊपर इन लोगों के ना आपस में ए और बी का फाइट हो गई, आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है। अब ए और बी चाहते हैं कि हम ना अपने जो इश्यूज हैं इनको सॉर्ट आउट करें, तो वो क्या करते हैं, 1 बाय 1, इस तरह से नहीं होगा, ए ऐसे नहीं कह देगा या बी इसको इस तरह नहीं कह देगा "अभी आपने फलान टाइम के ऊपर ये काम किया था इस वजह से", नहीं, इस तरह से इनका जो इशू है या इनका इसके इनके अंदर आपस में जो इनका बेसिकली हम जो देखना चाहते हैं कि इनकी हमने सुलह करवानी है, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। हमने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप हम, जिस तरह से बी कहता है कि आपने रिसेंटली मेरे साथ ये इशू किया है, ठीक है, हमने उसको, ए वाला कहता है जी इसके अंदर ये मेरी मिस्टेक थी, मैं इस चीज़ को वो कर देता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, लिहाजा इस इशू को आप ख़त्म कर दो अपने हमारे रिलेशनशिप में से, ठीक है। हम इस तरह से चलते जाएंगे और इसको हम वर्क करते जाएंगे, और इवन के जब तक कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ताकि हम इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन हम उसके ऊपर रीच आउट ना करें। आई होप के यहाँ तक आपको ये एग्जांपल, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है विद एग्जांपल, आपको क्लियर होगी कि एग्जांपल नंबर 1 के अंदर स्ट्रिंग हमारे पास एस है, उसके अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट वाली आ गई, तो इस मीन हमने इसको ट्रू रिटर्न करवा दिया। और एग्जांपल 2 के केस में देखें कि लेफ्ट आ रही है, ठीक है, हमने इसको इंसर्ट करवा दिया अपने स्टैक के अंदर। जब देखा नेक्स्ट के ऊपर जो राइट पैरेंथेसिस आ गई, हमने स्टैक के अंदर से उस वाली वैल्यू को पॉप करवा दी। इसी तरह से हम जब जब हमारे पास लेफ्ट वाली कोई भी आएगी ना ऑर्डर में से, उसको हम स्टैक के अंदर जोन सा है इंसर्ट करवा देंगे, और जब हमारे पास राइट वाला उसके सेम ऑर्डर में चीज आएगी, उस केस में हम इस चीज को रिटर्न रिमूव करवा देंगे। ये हमारे पास इस तरह से एग्जांपल 2 के केस में। 3 के केस में वही वाली एग्जांपल आ गई कि डिफरेंट ऑर्डर है, ठीक है, लेफ्ट वाली आई पैरेंथेसिस, लेकिन उसके जो ओपनिंग साइड पे ऑपोजिट साइड के ऊपर आई है वो हमारे पास राइट स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। हमने इसको क्या किया कि इसको हमने इस केस में फॉल्स रिटर्न कर दिया। ये इस तरह से देखें, एग्जांपल नंबर 4 है, तो इसके ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट आई, हमने इसको स्टैक के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है, ये आ गई। और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, हमने इस चीज को भी स्टैक के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस केस में हम जब इस इंडेक्स के ऊपर आए ना, इसको रीड आउट करते ट्राइवर्स करते हुए, तो हमारे पास राइट स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। हमने कहा है कि अब ये लेफ्ट वाली और राइट वाली ऑर्डर जोन सा है दोनों का सेम है। हम इस केस में इसको क्या करेंगे कि अपने जो स्टैक में से जोन सा है ना वो वैल्यू, उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस रहेगी, हमने ट्राइवर्स किया तो उस केस में हमारे पास राइट पैरेंथेसिस आ गई। इस केस में भी हम इसको देखेंगे, और देखने के बाद हमें कहा लगा कि लेफ्ट और राइट दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो सा ना उसमें जो लेफ्ट वाली उसको स्टैक के अंदर से पॉप करवा देंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देख लेते हैं क्या है। उसके अंदर भी हम इसके अंदर इसको फॉल्स रिटर्न करवाएंगे क्यों, ऑर्डर हमारे पास जो सा है वो डिफरेंट आ गया। इसकी अगर हम कॉन्स्टेंट की बात करें, तो इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मिनिमम हमारे पास 1 होगी, और जो मैक्सिमम उसकी जो लेंथ होगी वो 10⁻⁴ यानी कि 10,000 करेक्टर तक ये हमारे पास जा सकती है इसकी लेंथ। और उसके बाद उन्होंने इसको बता दिया कि जो पैरेंथेसिस स्ट्रिंग के अंदर कंसिस्ट करती होगी, वो हमारे पास जो है ना वो लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस और इस तरह से ये ऑर्डर आएगा।
यहाँ तक क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल सबको क्लियर है तो मुझे एक दफ़ा बता दें, मैं चैट भी देख लेता हूँ। आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, तो इसकी जो कोड है उसकी तरफ देखते हैं, मैं उसको किस तरह से किया है। सिंपल उसी तरह से ये अप्रोच है, इसको हमने दो तरह से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक अपने पास ना स्टैक ले लिया। ठीक है, इस स्टैक के अंदर हम जब इस वाले, जब ये वाली लूप चलेगी ना इस स्ट्रिंग के ऊपर, या इसको हम किधर ले लेते हैं अभी, ये इस वाले तक। ठीक है, हमने इसको ट्राइवर्स करते जाएंगे। ये वाली लूप कब तक चलेगी, जब तक कि हमारे पास जो एस की लेंथ है तब तक। हमने फिर इसके ऊपर कंडीशन लगा दिया है कि आपने क्या करना है कि जब भी जो उनसा करेक्टर है ना इस इन वाले करेक्टर में, अगर इस करेक्टर के अंदर जो हमारे पास कोई भी आपके पास ओपनिंग केस आता है तो उसको आपने जो ये स्टैक है उसके अंदर अपेंड कर देनी। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी जो सा क्लोजिंग केस आता है तो उसको आपने इंसर्ट नहीं करना। वो इसी तरह से होगा ना कि अगर हम जोन सी है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास जोन सा ना क्लोजिंग वाला नहीं, उसके बाद क्लोजिंग वाला केस पहले आ जाता है, तो उस चीज़ में उन्होंने हमें नहीं बताया हमेशा ऑर्डर किस तरह से होगा। पहले लेफ्ट वाली आएगी, उसके केस में राइट वाली आएगी। उस केस में हमने इसको क्या करना है, जो सा स्टैक से वो हम पॉप करवा देंगे, अदरवाइज लेफ्ट वाले केस में हम उसको स्टैक के अंदर ऐड करते जाएंगे। ये हमारे पास इस तरह से बेसिकली वर्क करेगा। हमने अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स वाला केस जो सा है ना वो हमारे पास नहीं चलेगा। एल्स वाला केस उसी वक्त चलेगा कि हमने उसको क्या कहा कि लेफ्ट वाला केस नहीं आता तो राइट वाला इट मीन्स क्या आ गया, उसको आपने नॉट इन स्टैक और आप उसको रिटर्न कर दोगे फॉल्स। ठीक है, ये है। आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब हम इधर तक आ गए कि हमने हमारे पास जो सा है ना स्टैक के अंदर लेफ्ट वाली जितनी भी चीज़ें उसको आप इंसर्ट करते जाएं। जब उसके पास क्लोजिंग वाला जो ओपनिंग वाला केस है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, अब बारी आती है राइट वाले केस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम जब हमारे पास ये आ गया करली ब्रेसिस, लेफ्ट करली ब्रेसिस, तो हमने क्या देखा कि जो सा टॉप इज इक्वल टू टॉप नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसको हमने स्टैक के अंदर पॉप पुश किया। अगर तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाला करेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर अगर वो हमारे पास लेफ्ट राइट आ रहा है ना, तो यानी कि टॉप हमारे पास स्टैक के अंदर अगर तो वो लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस है तो उस केस में हमें इसको करना है, अदरवाइज आप इस चीज़ को फॉल्स रिटर्न कर दोगे। वही वाली बात जो मैंने आपको पहले डिस्कस की कि अगर डिफरेंट केस आ जाता है, ये हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं इस चीज़ को। हमने यहाँ पे कोई हम इसको एक और अप्रोच से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि डिक्शनरी लेंगे, एंड वी ऑल नो कि डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यू जो सा की वैल्यू की पेयर में वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे उसको भी हम देखते हैं। इसमें हम मैन्युअली चेक करते जाएंगे, अगर तो हमारे पास जो सा है वो केस आ जाता है राइट वाला केस, मतलब कि क्लोजिंग ब्रैकेट वाला, फिर हम चेक कर लेंगे टॉप वाले केस में एक क्या वो नॉट इक्वल टू उसके है। तो अगर नहीं है ये दोनों, एंड वाला ऑपरेटर हमें पता है उसी वक्त रन होता है कि जब हमारे पास जो सी है लेफ्ट और राइट दोनों ट्रू हो। अदरवाइज अगर लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड दोनों डिफरेंट होती है, यानी कि 0 1 होती है, तो वो हमारे पास 0 रिटर्न कर देता है। ये हम इस तरह से इसको चेक करते जाएंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास वर्क करेगा। यहाँ तक कोड की सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें एक दफ़ा। चलें जी, ग्रेट। तो ये इस तरह से हम वर्क करेंगे कि एंड पे हमने क्या कर देना है कि रिटर्न नॉट स्टैक। ये उस केस में ही होगा कि जब हमारे पास जो है ना स्टैक एम्प्टी हो जाती है, उस वक्त हम इसको कर देंगे। इसकी ये जो सा दूसरी अप्रोच है इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर दूं।
उसके अंदर हमने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक स्टैक ले ली, और इस स्टैक के अंदर हम जो सा है ना, जो भी अपनी ओपनिंग ब्रैकेट आती जाएगी उसको हम स्टोर करते जाएंगे। हमने मैप ले लिया डिक्शनरी कि उसके अंदर हमने, ये हमारे पास की है, उसके अगेंस्ट ये वाली उसकी वैल्यू को आप स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, जब जब हमारे पास इस तरह से ये क्लोजिंग ब्रैकेट आता जाएगा, तो हम देख लेंगे उसके की के वैल्यू आ गई है, उसके अगेंस्ट उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, उस चीज़ को हम फिर उसको रिमूव करते जाएंगे। हमने क्या किया इस केस में, हम मैप पहले स्ट्रिंग के अंदर से करेक्टर को लेते जाएंगे, और फिर उस करेक्टर को जो है ना मैप के साथ चेक करेंगे कि अगर तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है उसके साथ ऑर्डर में, तो उस केस में हमने उसको पॉप कर देना है। जो मेन चीज यहाँ पे समझने वाली है ना, ये 3 पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हमें ये क्लियर हो जाते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सारी उसकी स्टेटमेंट, हमारे पास इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। तो उसी तरह से हम इसको टॉप कर देंगे। इधर हमने ये चीज़ कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि डमी वैल्यूज के अंदर स्टोर करवा दी, कि अगर हम पॉप कर रहे हैं और स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरी पॉकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उसके अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे एरर से बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डमी वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब हम ये जो हम मैनुअली कर रहे थे ऊपर, उसको हमने यहाँ पे जो है ना थ्रू मैपिंग के अंदर करेक्टर को हम चेक करते जाएंगे कि अगर वो टॉप के नहीं इक्वल है, तो आप उसको रिटर्न फॉल्स कर दो। और ये अगर वो हमारे पास ओपनिंग वाला केस आता जा रहा है, तो उसको आप जो है ना स्टैक के अंदर ऊपर जो है उसके अंदर आप उसको स्टोर करते जाओ। और एंड के ऊपर जब हमारे पास जब सारी इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ऑर्डर हमारे पास मीट हो जाए, तो हम उसके अंदर रिटर्न कर देंगे स्लैक को। सो ये थी हमारे पास क्वेश्चन। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। जी सर, हमजा ओवर टू यू। अगर पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन नहीं है तो सर आप टैकल करें। थैंक यू सो मच थैंक यू सर सो मच। फॉर सच ए ग्रेट एक्सप्लेनेशन। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो सर सफ़ीउल्लाह से पूछ सकते हैं। ओके, टेल मी के आप लोगों को क्यूज और लिंक लिस्ट में अगर दोनों में से किसी एक टॉपिक की समझ नहीं आई तो बताएं। क्या समझ आ गई है? नो सर, समझ नहीं आई है। क्यों की तो नहीं आई है बिल्कुल ही। और लिंक लिस्ट का ये है कि क्लियर हो गया है, बट कोड किस तरह हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, हम कोड को देखते हैं, लेकिन कोड से अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया तो कोड इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वी हैव वेरी लेस टाइम, और हम दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो आई वुड ट्राई कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक कवर हुआ है क्लास में, रिलेटेड टू क्यूज। तो इस क्वेश्चन में जो हमने अप्रोच फॉलो की थी, दैट वाज कि हम एक स्टैटिक अरे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो आई वुड ट्राई कि मैं यही क्वेश्चन आज सॉल्व करूं और इसको लिंक लिस्ट से हम ट्राई करें, ताकि हमारे दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएं। हो ना। ओके, क्यू के बारे में अगर कुछ बताना चाहता है कोई कि क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, फ्रॉम बिगनर्स। सर, क्यू का तो पूरा टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आया। ओके, स्टैक क्लियर है आपको? यस सर, स्टैक क्लियर है। ओके, स्टैक और क्यू में बस एक ही डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। अच्छा, हाँ, स्टैक होता है ना, स्टैक और हम। क्यू। जी जी मैम। स्टैक और क्यू दोनों एक जैसे होते हैं, बस इनमें डिफरेंस ये होता है, स्टैक में
फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, और स्टेट में क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ऐसा ही है ना? यस मैम, ज़बरदस्त, यही चीज़, यही डिफरेंस है बस। तो इसको हम देख लेते हैं, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्टैक होता है डेट इज़ लीफो। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, लास्ट पे मैंने जो एलिमेंट इन किया था, फर्स्ट आउट, उसको मैं पहले बाहर निकालूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टैक में एलिमेंट डाले 1 2 3, तो 3 मैंने एंड पे डाला है, इसको मैंने किया है 3 को लास्ट इन। तो अब मैंने जब इसके अंदर से कोई एलिमेंट निकालना है ना, तो मैं इसी को निकालूंगा, ये बन जाएगा फर्स्ट आउट। तो ये बन गया मेरे पास स्टैक, लीफो डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, अब क्यू में क्या होगा कि क्यू को हम बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कि जैसे यही एलिमेंट मैंने क्यू में डाले 1 2 3। ठीक है, तो अब ये जो है ना मेरा एलिमेंट, ये है लास्ट इन, इसको मैंने लास्ट में एंटर किया है। और ये वाला जो मेरा एलिमेंट है, ये है फर्स्ट इन, इसको मैंने पहले एंटर किया। अब मैंने जो एलिमेंट इसमें से आउट करना है, तो मैं सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आउट करूंगा? 1। 1, एग्जैक्टली। तो ये बन जाएगा मेरा फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्यू, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है स्टैक। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अच्छा, एक सेकेंड, अब साथ ही लिंक लिस्ट भी देख लेते हैं, लिंक लिस्ट क्या होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो नॉर्मली लिस्ट होती है ना, अरे होती है, उसके अंदर इंडेक्स इंडेक्स यूज़ कर रहे होते हैं हम। ठीक है, ये मेरे पास एक अरे है, इसके अंदर होता है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इसके अंदर 6 एलिमेंट रख दिए। अब इसका नाम मैंने रख दिया ARR, ये एक अरे लिस्ट है। ठीक है, अब मैं अगर लिखूंगा ना अरे ऑफ 3, अरे लिखूं और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिख दूं, तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए? 4। 4 आंसर आना चाहिए, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो अरे के अंदर क्या होता है, मैं इंडेक्स की मदद से कोई वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास ये सारे एलिमेंट है ना, वो मेमोरी में इकट्ठे पड़े हैं। ये अगर आपने समझना है तो इसके ऊपर हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बहुत डिटेल में है इसी कोर्स का। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट जो मेमोरी में पड़े हैं, मेमोरी ब्लॉक्स उसने इकट्ठे लिए हुए हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी। ये कहता है भाई मैं, हमारी आपस में इतनी मोहब्बत है, हम जहाँ जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है कंटिन्यूअस मेमोरी। इससे फायदा ये होता है कि मुझे पता है कि इंटीजर है, उसने मेमोरी में कितने बाइट्स लेने हैं, 4 बाइट्स। ठीक है, तो मुझे पता है कि एक फोर, पहले जो 4 बाइट हैं उसमें पड़ा होगा 1, दूसरे जो 4 बाइट हैं उसमें पड़ा होगा 2, तीसरे जो 4 बाइट हैं उसमें पड़ा होगा 3। यानी अगर मुझे इसका इंडेक्स पता चल जाए 0, तो मैं किसी का भी इंडेक्स में मालूम कर सकता हूँ उसमें, मेमोरी में उस एड्रेस में 4 बाइट ऐड करने से। इस तरह ये इंडेक्स काम कर रहे होते हैं। इस बात की सबको समझ आ रही है कि ये इंडेक्स कैसे चलते हैं मेमोरी में? यस सर। ग्रेट, ओके। तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा, बिकॉज ये सेशंस हुए हैं लिंक लिस्ट पर, क्यूज पे भी, तो आप लोगों ने साथ साथ हेल्प करनी है और पार्टिसिपेट करना है, बिकॉज यू गाइज नो व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड व्हाट इज क्यू। ओके, अब ये तो कहते हैं हमने साथ साथ जाना है, लेकिन हमारे पास मसला ये आया कि मेमोरी में हमारे पास जगह साथ साथ इकट्ठी इतनी नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा अरेज बना लूँ। एक अरे को तो मैंने दे दी, अब हर सारी अरे में ऐसा फ्री होने लगी हैं, भाई हमें तो इकट्ठी मेमोरी चाहिए। तो मेरे पास तो इकट्ठी मेमोरी नहीं है, सारी जगहों पे मैंने कुछ कुछ रखा हुआ है। हाँ, ये है कि एक डब्बा यहाँ खाली पड़ा है, एक यहाँ खाली पड़ा है, एक यहाँ खाली पड़ा है, 3 डब्बे मेरे पास ये खाली हैं, बाकी सारे भरे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बोला भाई, अरे भैया आप ऐसे करो कि अपना पहला एलिमेंट 1 यहाँ रख लो, 2 यहाँ रख लो और 3 यहाँ रख लो। ठीक है, तो मैंने इसको अरे को बोला कि आप इस तरह मेमोरी में अपने एलिमेंट्स रख लो। जब मैंने जीरो इंडेक्स किया तो मेरे पास आ गया 1 जीरो इंडेक्स के ऊपर। लेकिन जब मैंने 1 इंडेक्स किया ना, तो इसने कर दिया जीरो वाले इंडेक्स की मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स को ऐड। जब उसने 4 बाइट्स ऐड किया, तो वैल्यू तो उसके पास ये आ गई। ठीक है, तो क्या इसके पास ये वैल्यू ठीक आई है? नो सर। ये तो वैल्यू गलत आ गई। फिर उसने जब मैंने इंडेक्स किया 2, फिर उसने उस 1 वाले के अंदर 4 बाइट ऐड किए, फिर वो इधर आ गया। क्या ये वैल्यू इसके पास ठीक आई है? नो। अच्छा, अब मैंने इसको बताना है कि भाई जीरो इंडेक्स पे तो आप आ गए, इसके बाद जब आपने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है ना, तो वो आपको यहाँ से मिलेगी, इस डब्बे में से। ठीक है, और जब भाईजान 2 पे, जब आप इस इंडेक्स पे जब आप आ गए 1 पे, फिर आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, 4 बाइट ऐड करने से नहीं मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी इस डब्बे के अंदर।
यानी मुझे अपने एक आइटम को दो चीजें देनी पड़ रही हैं। एक तो उस आइटम की वैल्यू कि भाई आपकी वैल्यू क्या है, आप हो 1। और दूसरा मुझे बताना पड़ रहा है कि नेक्स्ट एलिमेंट आपका किस जगह पर है, उसका मुझे एड्रेस देना पड़ रहा है मेमोरी के अंदर, क्योंकि वो +4 बाइट्स करने से वो एड्रेस नहीं ले पा रहा है, इसलिए मुझे उसको मैन्युअली एड्रेस देना पड़ रहा है कि आप कहाँ पर हो। इस बात की सबको समझ आ गई? सर ये यस। क्लियर है, बट हम एड्रेस देंगे कैसे? ये भी देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छा, अब मेरे पास अरे में ये है कि या तो मैं ऐसा करूं कि वही अरे है उसी को यूज करूं, और पहला इंडेक्स जो है उसको रखूं 1, और अगले इंडेक्स में मैं एड्रेस वैल्यू रख लूं अगले एलिमेंट की जो भी बन रही है। फिर अगला एलिमेंट रखूं 2, और जो चौथा इंडेक्स है मेरा, यानी तीसरा इंडेक्स है जो मेरा 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, यहाँ पे मैं रख लूं 2 से अगले एलिमेंट की वैल्यू, और आगे रखूं 3, और यहाँ पे रखूं अगले एलिमेंट की वैल्यू। एक तो तरीका ये है, इस तरीके की सबको समझ आ गई? सर ये एलिमेंट किस तरह रख रहे हैं? ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब एक सेकेंड, मुझे 1 मैंने एक अरे में नॉर्मली मैंने स्टोर कर दिया, 1 को मैंने अपेंड कर दिया इसमें। ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ तक कि मेरी एक अरे यस। है, मैंने बोला अरे डॉट अपेंड 1, 1 चला गया। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर 2 भी डालना है, लेकिन 2 को मैं एग्जैक्ट अगले 4 बाइट पे नहीं रख सकता, उसको मैं किसी रैंडम जगह पे रखना है। तो मैं क्या करूं, 1 के साथ एड्रेस ऑफ 2 भी स्टोर कर दूं इसी अरे में, अपेंड कर दूं अरे डॉट अपेंड एड्रेस ऑफ 2। अभी आप इसको सिर्फ समझें, बाकी सारी चीजें भूल जाएं। मुझे लग रहा है कि आप बाकी सारी चीजें इकट्ठी समझने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो रही हैं। अच्छा, सिर्फ इसको समझें, बाकी सब भूलें। अभी हमने क्या किया, 1 भी सेव कर लिया, और साथ में एड्रेस ऑफ 2 भी सेव कर लिया कि भाई 1 आप इधर हो, और आपने जो नेक्स्ट आपका एड्रेस है ना वो मैंने अरे के दूसरे इंडेक्स पे स्टोर कर लिया। यानी 0 पे आ गया 1, और 1 इंडेक्स पे आ गया एड्रेस ऑफ 2, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 एलिमेंट 2 इंडेक्स पे। अब यहाँ पे मैं 3 नहीं ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एड्रेस ऑफ 3। ठीक है, कि भाई अब आपने इस जगह पर चले जाना है, और 3 आपको मिलेगा यहाँ। 4 इंडेक्स के ऊपर मैंने 3 स्टोर कर दिया। अब मैं जब अपना फंक्शन कॉल करूंगा ना, इटरेशन करूंगा, तो मैं ये नहीं करूंगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ अरे, बल्कि और मैं आइटम रिटर्न करता जाऊं, बल्कि मैं क्या करूंगा कि फॉर आई इन रेंज करूंगा, आई के लिए तो मैं रिटर्न कर दूंगा उसी की वैल्यू जो वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, जब i+1 होगा ना तो मैं वो वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करूंगा, बल्कि मैं मुझे पता चला गया ये एड्रेस है, मैं मेमोरी में उस मेमोरी में सारी जो बनी हुई है उस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाऊंगा, और वहां पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो ला के रिटर्न कर दूंगा, और वो पड़ी होगी 2। इस बात की समझ आ रही है कि ये काम मैंने कैसे किया हुआ है? सर बाकी ये चीजें जब नहीं आप याद करें। प्लस कर रहे जी हैं, जी, यस सर, जब बाकी आप चीजें प्लस भूल जाए। कर रहे हैं, जी जी। यस सर, तो आप एड्रेस का किस तरह हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। एड्रेस कैसे हो रहा है? एड्रेस ऐसे हो रहा है कि जब मैंने एलिमेंट इंसर्ट किया ना, ये अब आप बैक एंड पे नहीं सोचें कैसे हो रहा है। ठीक है, सिर्फ ये समझें कि जब मैंने 1 तो डाला यहाँ पे, मुझे पता चल गया 1 यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैंने 0 इंडेक्स के ऊपर 1 स्टोर कर लिया। ठीक है, और 1 का एड्रेस भी मेरे पास पड़ा हुआ है अरे के नाम पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, यस अब सर। जब मैंने 2 स्टोर किया ना, तो 2 स्टोर करते हुए मैं देख रहा हूँ ये किस जगह पे मैं स्टोर कर रहा हूँ, ये एड्रेस इस वक्त क्या है। मैं क्या करूं, 2 भी स्टोर कर लूं, और जिस जगह पे मैं 2 स्टोर कर रहा हूं वो भी जगह अपने पास संभाल के सेव कर लूं यहाँ पे कि 2 मैं कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। अब जब मैंने 3 स्टोर किया है, मैं 3 को भी उस जगह पे स्टोर कर लूं, और ये चीज़ भी अपने आप पास संभाल के रख लूं कि मेरे पास 3 कहाँ पर मैंने स्टोर किया हुआ है। ठीक है मैम? ओके सर। ओके सर, सफ़िया आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर वो इस तरह से हम इस एग्जांपल को ले सकते हैं कि मैं जानता हूं सर हमजा को, मुझे नहीं पता सर हमजा हम्म किसको जानते हैं आगे नेक्स्ट। यानी कि इसको हम हम्म सिंपल वर्ड में इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे सर हमजा का एड्रेस पता है, लेकिन मैं हम्म आगे नहीं जानता कि सर हमजा किसके एड्रेस को जानते हैं। ये है बेसिकली इसका, हम्म अगर हम इसको शॉर्ट करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैम मदिया आपको क्लियर हो गया कि हम जो एलिमेंट स्टोर करेंगे ना, उस टाइम देख लेंगे हम उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, और वो एड्रेस अपने पास सेव कर लेंगे। ओके सर, क्लियर है। और जब मैं 2 को स्टोर कर रहा हूँ ना, एक और चीज, 2 को स्टोर कर रहा हूँ उसका एड्रेस मैंने स्टोर करना है, लेकिन वो मैं कहाँ करूंगा, किसके पास स्टोर करूंगा? वो 1 के पास, 1 के पिछले एलिमेंट पास। के पास। जबरदस्त। अच्छा, अब एक तो ये खिचमिच मैंने मचा दी, लेकिन ये तो बड़ी खिचमिच मच गई। ये तो एक रे है, उसके अंदर मैं एड्रेस भी डाल रहा हूँ, एलिमेंट भी डाल रहा हूँ।
ठीक है, तो इसका हल निकाला हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। वो क्या हल निकाला कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक क्लास होती है, उस क्लास का नाम रख दिया मैंने लिस्ट। ठीक है, अब इस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना, वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता जाऊंगा कि इस क्लास के ये वेरिएबल्स हैं। अब जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा ना अपने प्रोग्राम के अंदर, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऐसे क्लास का नाम लिखूंगा और ब्रैकेट डालूंगा, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो। जैसे ही ऑब्जेक्ट का डिक्लेयर होगा सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। इस बात का पता है सबको, ऊप के कॉन्सेप्ट का? यस सर। ओके, जबरदस्त। अब मैं क्या करूं, दो वेरिएबल बना लूं, एक का नाम रख लूं वैल्यू और एक का नाम रख लूं नेक्स्ट। ठीक है, वैल्यू में क्या रख दूं 1, जो कि इस टाइम उस एलिमेंट की वैल्यू है, और नेक्स्ट में रख दूं एड्रेस ऑफ 2। ठीक है मैम, ये समझ आ गई आपको कि दो यस वेरिएबल सर। बना लिए ऊप की मदद से। एक में रख दी वैल्यू और दूसरा नेक्स्ट बना दिया। नेक्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ आ जाए, इसके अंदर नेक्स्ट का एड्रेस है, 2 का एड्रेस है, वो इसके अंदर कर दिया। अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर ये है कि पहली बार तो मैंने सिर्फ 1 बनाया है। ठीक है, अभी तो मैंने 2 बनाया ही नहीं, तो एड्रेस ऑफ 2 करूंगा पहली बार में ही, तो मेरे पास तो मसला आ जाएगा अगर मैं इसी टाइम बना दूं। ऐसे ही है, वो कहेगा 2 तो यस। है ही नहीं। तो मैं क्या करूं, इस टाइम इसको एड्रेस ऑफ 2 ना दूं, इस टाइम इसको मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं। इसको बोलूं भाई नेक्स्ट आप नन के बराबर हो, अभी आपके पास नन पड़ा हुआ है एड्रेस। ठीक है, जब मैं इसको इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना दूं, ऑब्जेक्ट 2 बना दूं। ठीक है, ठीक है, ये बन गया मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट 2, इसकी जो वैल्यू है, इस डॉट वैल्यू करूं अगर, इसका जो वैल्यू वाला वेरिएबल है उसमें मैं डाल दूं 2, कि भाई आपकी वैल्यू 2 है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो नेक्स्ट है उसमें मैं डाल दूं नल। ठीक है, यहां तक आप सब मेरे साथ हैं, नन डाल दूं। यस सर। एक पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मेमोरी में इसी तरह का। ठीक है, उसमें क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 और ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। अब मेरे पास ये दो चीजें आ गई हैं, दो ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ऊपर, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। एक जगह पे 1 पड़ा हुआ है, एक जगह पे 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने तो अपने ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आइटरेशन करनी है, मैंने तो 1 से 2 पे जाना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं 1 को एड्रेस दे दूं 2 का, अब 2 को ऐड करने के बाद। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 एड्रेस। अब इसके पास क्या आ जाएगा, 2 का एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट में। यहां तक समझ आ गई सबको? यस सर। नया एलिमेंट आता जाएगा, उसका तो नेक्स्ट नन रहेगा। जैसे ही अगला एलिमेंट डालूंगा 2 से अगला 2 का नेक्स्ट चेंज करके बना दूंगा 3। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 3 और इसका नेक्स्ट होगा नन। इसी तरह अब मैं बनाऊंगा एक वैल्यू 4, उसकी वैल्यू होगी 4, उसका नेक्स्ट होगा नन, और जो 3 का नेक्स्ट नन था उसको कर दूंगा 4 के बराबर। ग्रेट, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। एक क्लास बना लेते हैं। हमने पहले रे बनाई थी, मज़ा नहीं आया, सारी खिचमिच मची हुई थी, इसलिए हम ये ऊप ही करते हैं। अच्छा, हमने बनाई लिंक लिस्ट की एक क्लास के भाई आप हो लिंक लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसका बना दिया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में एक तो पॉइंटर आएगा सेल्फ के, ये ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ उसका एड्रेस आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है। और एक इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू कि भाई हम वैल्यू क्या वैल्यू बनाना चाह रहे हैं। एक वेरिएबल बना दूं मैं इसी ऑब्जेक्ट का, सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल, और एक बना दूं सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। यानी कोई भी नई चीज बनेगी ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो इस तरह बनाएगा। इसमें पास करूंगा 1, 1 बन जाएगा और उसका नेक्स्ट बन जाएगा नन। इसमें पास करूंगा 2, 2 बन जाएगा और उसका नेक्स्ट बन जाएगा 1। यहां तक सब मेरे साथ हैं? यस सर। अच्छा, अब मेरे पास मर्जी है, या तो मैं एक फंक्शन बना लूं नेक्स्ट का, कि इसको बना दूं मैं अपडेट नेक्स्ट, और इसमें मैं पास कर दूं वो वाली चीज जिसका मैंने नेक्स्ट चेंज करना है और वो वाली चीज जिसके ऊपर मैंने चेंज करना है। या तो मैं ये काम कर लूं, या मैं खुद ही मैनुअली कर दूं कि भाई आप ऐसे करो कि एक आप बनाओ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
लिंक्ड लिस्ट, एक ये ऑब्जेक्ट बन गया, और इसके अंदर वैल्यू पास कर दो 1, तो ये अभी क्या होगा, मेरे पास 1 बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 1 और उसका नेक्स्ट होगा नन। अब मैं क्या करूं, एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट के बजाय इसको हम कहते हैं नोड। ये नोड बन गया, एक अगला नोड बना दूं, नोड 1 इसका नाम रख दूं, या इसका नाम रख दूं नोड 1, इसका नाम रख दूं नोड 2। अब मैं क्या करूं, लिंक लिस्ट और इसमें पास कर दूं 2। अब मेरे पास क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बन गया नोड 2 के नाम से, जिसके अंदर एक वैल्यू है 2 और उसका नेक्स्ट है नन। अब मुझे एक और काम करना है, अब मुझे काम करना है नोड 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड 2, कि भाई आप क्या करो कि नोड 1 के नेक्स्ट के अंदर एड्रेस रख दो नोड 2 का। ये बात समझ आ गई? यस सर। इस तरह चलती है हमारी लिंक लिस्ट। अभी लिंक लिस्ट और यस क्यूज में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ना सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब दो तीन कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं करूंगा, उसके टाइम कम है। अच्छा, हम एक ब्रेक करेंगे अभी 15 मिनट्स की, फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट देते हैं, देखते हैं। ओके, ये मेरे पास एक रेस ट्रैक है, ठीक है, ये रेस ट्रैक है मेरे पास, जिसकी लेंथ है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर लंबा ये रेस ट्रैक है, ठीक है। अब मेरे पास दो बंदे हैं, एक बंदा जो है वो भागता है 10 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से, और एक और मेरे पास बंदा है, ये भागता है 5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से, यानी ये 1 मिनट में इससे आधा भागता है। ये अगर 10 भागता है तो ये 5 किलोमीटर पर मिनट भागता है, ठीक है। अब ये मेरे पास रेस ट्रैक है, इस वाले बंदे को, इसको मैं बोलता हूँ ए बंदा, इसको मैं बोलता हूँ बी बंदा। अगर मैं ए को यहाँ से भगाना शुरू करूँ 10 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से, तो 1 मिनट में ये कहाँ पहुंचेगा? 10 किलोमीटर ट्रैक में किस जगह पहुंच जाएगा ये? एंड पर। बिल्कुल एंड में पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 10 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से भागता है, 10 किलोमीटर का ही ट्रैक है, 1 मिनट में 10 किलोमीटर कवर करके एंड में पहुंच जाएगा, ऐसे ही है। यस। इसके साथ ही मैंने दूसरा बंदा भगा दिया बी, वो 1 मिनट में कहाँ पहुंचेगा? बीच में। बीच में पहुंच जाएगा, यहाँ पे 5 मिनट में, सॉरी 10 मिनट, 1 मिनट में कवर करेगा वो 5 किलोमीटर, 5 में। यहाँ पे पहुंच जाएगा वो। तो अगर मैंने किसी लिंक लिस्ट का मिड कैलकुलेट करना हो, मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये बने हुए हैं, ठीक है, और मैं नोड चलाऊं 2 अदद, ठीक है, पॉइंटर चलाऊं, एक पॉइंटर मेरा चले 2x की स्पीड से और एक पॉइंटर मेरा चले 1x की स्पीड से, एक नॉर्मल स्पीड से चले और एक की स्पीड डबल कर दूं। जैसे एक बंदा चल रहा था 5 किलोमीटर की स्पीड से, एक चल रहा था 10 किलोमीटर की स्पीड से। ये जो स्लो वाला है ना, ये मिड में पहुंचेगा और ये वाला पहुंच जाएगा लास्ट पे, ऐसे ही है, उतने ही टाइम में। यस। एग्जैक्टली exactly। तो लिंक लिस्ट का जब भी मैंने मिड कैलकुलेट करना होता है, उसका मिड फाइंड आउट करना होता है, मैं दो बंदे भगाता हूँ, एक को देता हूँ डबल स्पीड, एक को देता हूँ नॉर्मल स्पीड। डबल स्पीड वाला जब एंड पे पहुंच जाता है तो मैं देख लेता हूँ कि जो स्लो स्पीड वाला था वो कहाँ पहुंचा, जहां वो पहुंचा होगा वो होगा मेरी अरे का मिड। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। जबरदस्त। ओके, अब हम ब्रेक करते हैं। मैम आप ना, आप रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। सर। जी जी। ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास क्यू डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और लिंक लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लिंक लिस्ट का तो मैंने आपको जनरेट करके दिखा दिया कि हम कैसे लिंक लिस्ट जनरेट करते हैं और कैसे हम एड्रेसेस को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास स्टैक भी हमने देखा है कि पाइथन में हमें स्टैक कैसे करना होता है, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है, उसकी मदद से मैं स्टैक बना लेता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट कोई भी नहीं है, फॉर एग्जांपल ये खाली है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट का फंक्शन होता है नॉर्मल अपेंड, ठीक है, उस फंक्शन के ज़रिए से मैं इसके अंदर एलिमेंट पुश करता रहता हूँ। जो स्टैक की प्रॉपर टर्म है पुश है, लेकिन मैं अपनी पाइथन की लिस्ट का अपेंड फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ और उससे मैं इसके अंदर एलिमेंट ऐड करता रहता हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जब ये दो एलिमेंट इसके अंदर पुश कर दिए तो हमारा जो स्टैक है उसकी क्या कंडीशन रही। ओके, तो हमारे पास जो स्टैक है वो बन गया है 1 और 2, उसमें दो एलिमेंट आ गए हैं। अब मैंने इसके अंदर से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, पाइथन का ही लिस्ट का ही एक फंक्शन होता है पॉप, मैं वो कॉल कर देता हूँ। जब मैं वो कॉल करूंगा तो मेरा लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में पाइथन में, ठीक है। अच्छा, वैसे तो पॉप में मैं आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ ना अपनी लिस्ट के लिए, तो कोई भी इंडेक्स रिमूव करना है, कोई वैल्यू रिमूव करनी है। लेकिन अगर मैंने स्टैक को इंश्योर करना है तो मैंने इंश्योर करना है, फिर मैं इसमें आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करूंगा। इसकी सबको समझ आ गई है कि स्टैक हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यस सर। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्यू कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यू में तो हम ये नहीं कर सकते कि हम क्या करें कि हम एलिमेंट इंसर्ट करना शुरू करें एंड से, जैसे हम बोलें क्यू डॉट अपेंड और 3 बोल देते हैं इसको, और दोबारा से हम करें क्यू डॉट अपेंड और 4, और अब हम करते हैं प्रिंट क्यू। तो मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे इसके अंदर 3 4, तो एलिमेंट तो मैंने ऐसे ही इंसर्ट करने हैं, ठीक है, एक एंड से मैं इंसर्ट करूँ। लेकिन रिमूव मैं क्या पॉप से कर सकता हूँ इसको? नो सर, टॉप से तो स्टार्ट का एंड का चला जाएगा टॉप का। यस, पॉप करूंगा तो फिर 4 रिमूव होगा, तो मैंने लेकिन रिमूव करना है 3, ठीक है। तो उसके लिए ना एक तो ये है कि मैं खुद से इम्प्लीमेंटेशन कर लूँ, कि मैं करूँ कि आप पॉप कर दो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट, ये भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेहतर यह है कि हम ना एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिसका नाम है DEQUE, इसको बोलते हैं डेक। इसको क्या बोलते हैं, डेक, कि इस क्यों इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है, डेक। तो मैं ये लाइब्रेरी यूज़ कर लूँ, मैं बोल दूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डेक। इस डेक को बोलते हैं कि ये क्या है, डबल एंडेड क्यू। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा क्यू की क्लास में कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक होता है इन क्यू और एक होता है डी क्यू। तो कोई बता सकता है इन क्यू और डी क्यू क्या होता है? इन क्यू का मतलब हम वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं और डी क्यू हम उसको पॉप कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको यूं कर दूं ना, डी, ये बन जाएगा डी क्यू, क्योंकि क्यू के पूरे स्पेलिंग ये होते हैं, लेकिन अभी ये डी क्यू नहीं है, अभी ये डेक है, ठीक है। इसका मतलब है डबल एंडेड क्यू। तो डबल एंडेड क्यू हमें क्या अपॉर्चुनिटी देता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक क्यू बना ली और मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया इससे, डबल एंडेड क्यू से, तो अब मेरी ये क्यू बन जाएगी। अब मैं इसमें अपेंड कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से पॉप करूंगा तो क्या होगा, मेरा एलिमेंट लास्ट वाला रिमूव होगा, ठीक है। देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ, 4 रिमूव हो गया। तो क्या मुझे ऐसे ही करना चाहिए? नो। ये तो स्टैक ही बन गया ना, 3 डाला, 4 डाला और 4 रिमूव कर दिया। यस तो सर, बट हम ये यहाँ तो पे स्टैक ही क्यों बन कर गया। रहे हैं ना। यहाँ पे हम कर दें पॉप लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से पॉप कर देगा, ठीक है। देखते हैं क्या वाकई लेफ्ट साइड से किया, 2 3 और एलिमेंट डाल के देखते हैं। ओके, तो ये देखें, इसने क्या किया लेफ्ट साइड से। अच्छा, इसको दोबारा और क्लियर करते हैं कि हम ये पॉप का फंक्शन बाद में कॉल कर लेते हैं, पहले हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, पहले हम इसको पॉप नहीं करते। ओके, तो अब क्या होगा, हमारे पास ये क्यू बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर पहले अपेंड होगा 3, फिर अपेंड होगा 4, फिर 5, फिर 6। स्टैक में क्या हो रहा था, 6 रिमूव हो रहा था, लेकिन क्यू में क्या होगा, 3 रिमूव होगा। तो हम पॉप लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। इसकी सबको समझ आ गई कि पाइथन में कैसे हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। यस सर, ये जो टॉप लेफ्ट है ये इम्पोर्ट इसका डेक की वजह से फंक्शन है। नहीं है स्टैक का। जी जी, ये पॉप लेफ्ट इसकी वजह से है कि हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। ये डबल एंडेड है, इसके मैं पॉप भी कर सकता हूँ, पेंड भी लेफ्ट भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, क्यू डॉट पॉप, तो ये पॉप भी कर देता है। और इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ अपेंड लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड पे एलिमेंट इंसर्ट भी कर देता है। तो
क्यू है लेकिन एडवांस, डबल एंडेड, दोनों सिरे हैं इसके। ओके, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछना है। नो सर, क्लियर है। सर ये हम ग्रेट। जो क्यू डॉट अपेंड वाला ये क्वेश्चन है, तो ये जी जी। हम क्यू और स्टैक दोनों के लिए कर रहे हैं, क्यू के लिए कर रहे हैं? स्टैक के लिए भी हम अपेंड ही करते हैं। अगर आपने अब हम इस डबल एंडेड क्यू वाले जो लाइब्रेरी है ना, इससे स्टैक भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं ये पॉप लेफ्ट ना बोलूं, मैं बोलूं अपेंड और पॉप, तो ये स्टैक बन जाएगा। अगर मैं बोलूं अपेंड और पॉप लेफ्ट तो ये क्यू बन जाएगा। जो काम मैं इसके ऊपर करूंगा ना, वो मैंने अपने माइंड में रखना है कि ये मैं क्यू बना रहा हूँ इसको या स्टैक बना रहा हूँ। अगर तो ये ओके। स्टैक है तो मैं पेंड करता रहूंगा और पॉप करता रहूंगा, ये स्टैक की तरह चलता रहेगा। अगर मैं पॉप की जगह पॉप लेफ्ट कर दूंगा तो ये क्यू बन जाएगा। अगर मैं यही सब कुछ करता रहूं, अपेंड भी कर दूं पॉप भी कर दूं, ये डबल एंडेड क्यू बन जाएगा। यानी ये कोई प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये एक एडवांस हेल्प की गई है हमारी। ओके सर। ओके ग्रेट। अच्छा, अब हम मैम आपका कोई क्वेश्चन था मैम जवेरिया? मिड वाला आई थिंक। यस सर, मैं ये कह रही थी कि इसी वजह से हम हमारे पास इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है लिंक लिस्ट का, क्योंकि हम्म। यहाँ पे इंडेक्स नहीं है जैसे लिस्ट में है। तो मैं कह एग्जैक्टली रही थी ऐसे ही है। हमें नोड का तो पता होता है कि वो मतलब टोटल कितने हैं, लेकिन हम्म। हम उन्हें डिवाइड इस वजह से नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जबरदस्त। हम ये देखें, अब हमें ये नोड पता है कि इसमें हमारे पास ये भी नहीं पता होता कितने हैं, हमें बस ये पता होता है कि हमारा हेड क्या है। ठीक है। अब हेड से आगे जाना शुरू करूंगा ना जब, फिर मुझे पता चलेगा कि आगे क्या कहानी है। अभी तो मुझे नहीं पता हेड के आगे कुछ है या नहीं। जब हेड का नेक्स्ट चेक करूंगा ना, हेड के नेक्स्ट में कोई चीज देखूंगा, क्या हेड के नेक्स्ट में नन है, तो मुझे पता चलेगा बस खेला अकेला हेड है मेरे पास। ठीक है। क्या हेड के नेक्स्ट में कोई वैल्यू है? हाँ है, इसका मतलब मेरे पास दो चीजें हैं। अब इन दो चीजों तक जब मैं पहुंचा हूं ना, तो मुझे ये नहीं पता चल सकता कि मेरे पास टोटल कितनी चीजें हैं। ठीक है मैम। ओके। वो जब मैं एंड में पहुंचूंगा तभी मुझे पता चलेगा, अच्छा ये टोटल पांच हैं। जब इसका नेक्स्ट करूंगा ना, एंड पे नन आ जाएगा, तो पता चलेगा अच्छा इससे आगे कुछ भी नहीं है, ये बस खत्म हो गया यहाँ पे जो कुछ था। यस ओके सर। ग्रेट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये हुआ हुआ है लिस्ट की मदद से। हम इसको करेंगे लिंक लिस्ट से। ओके। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रीड हुआ हुआ है, तो इसको दोबारा रीड करें या स्किप कर दें रीड करना? फिर स्किप कर दें। सर आप वैसे समझा दें क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में है क्या? चले मैम जवेरिया आप रीड करें, हम साथ साथ समझते हैं। ओके सर। Design your implementation of the circular queue. The circular queue is a linear data structure in which the operations are performed based on FIFO हम्म। फीफो। principle and यस। FIFO. And the last position is connected back to the first position to make a circle. It is called ring buffer. चलें यहाँ तक समझ लेते हैं इसको पहले, कि ठीक। ये कह रहा है कि हमारे पास क्यू तो आपको पता है फीफो होती है। ठीक है। उसमें एलिमेंट जो फर्स्ट एंटर होगा वही पहले निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि हमारे पास हमने डिज़ाइन करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सर्कुलर क्यू। क्यू तो बनानी है लेकिन सर्कुलर बनानी है। ठीक है। द सर्कुलर क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर है। ठीक है। इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म बेस्ड ऑन फीफो, ऑपरेशन फीफो में ही रहेंगे, यानी जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन टू मेक अ सर्कल। एक चीज़ होती है इसमें कि हम लास्ट पोजीशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम ये कर रहे होते हैं कि मैंने एक एलिमेंट ऐड किया वन, फिर ऐड किया टू, फिर ऐड किया थ्री। ठीक है। ये मैं अपेंड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इन क्यू कर रहा हूँ अपनी क्यू के अंदर। फिर किया फोर, फिर फाइव, ये मैंने पांच एलिमेंट इन क्यू कर दिए। अब नॉर्मली मेरे पास क्या होगा कि जब मैं डी क्यू करूंगा ना, मेरा वन आएगा मेरे पास। इसके ऊपर सब इत्तेफाक करते हैं कि वन रिमूव होगा। ठीक है। यस सर। और ये वाली जगह खत्म हो जाएगी, और मेरे पास आगे एक नई जगह बन जाएगी अगले इन क्यू ऑपरेशन के लिए। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस जगह को खत्म नहीं करना, हमने इस जगह को संभाल के रखना है।
ठीक है। खत्म तब होती है ना जब हमारे पास पाइथन की लिस्ट होती है। अगर तो अरे है, स्टैटिक अरे है, फिर तो ये खत्म भी नहीं होती। फिर क्या होता है, आगे एलिमेंट डलते जाते हैं और पीछे वाली जगह ऐसी रह जाती है। जब ये भी इन डी क्यू हो जाएगा तो ये 2 जगह खाली रहेगी, फिर ये भी डी क्यू है, ये 3 खाली रहेगी, और हम मजीद आगे जगह लेते जा रहे हैं। ये तो हम इशू क्रिएट कर रहे हैं ना, स्टैटिक अरे अगर है हमारी, डायनेमिक नहीं है। ऐसे ही है। तो हम यस चाह रहे सर, हैं यस। कि हम इन स्पेसिस का भी इस्तेमाल कर लें। ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर वही वाली अरे थी जो कि इतनी साइज की है, तो मैं क्या करूं कि जब मेरा 1 DQ हो जाए और मैं छठा एलिमेंट इनक्यू करने लगूं और मुझे ये एरर दे दो कि भाई आपने तो 5 जगह मांगी थी इकट्ठी स्पे मेमोरी के अंदर। इकट्ठी मांगते हैं ना हम अरे में, कंटिन्यूअस। आपने तो 5 मांगी थी, छठी अब छठा एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन छठी तो हमारे पास जगह है ही नहीं। अब तो जगह खत्म, आपकी तो 5 जगह दी थी हमने, अब तो ये किसी और की जगह है। तो अब जाओ भाई, टाटा बाय बाय, हम आपका 6 इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो लेकिन मैं उससे बोल रहा हूँ भाई ठीक है, लेकिन जो 1 था वो यहाँ पर था, लेकिन अब तो 1 यहाँ से चला गया है ना, ये जगह खाली पड़ी है, तो मुझे यहाँ जाने दो। मैं इधर चला जाता हूँ, इधर जाके बैठ जाता हूँ। वो कहता है ठीक है भाई, आप 6 भाई आप इधर जाके बैठ जाओ, लेकिन बारी पहले 2 की है, रिमूव पहले 2 ही होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, आपने एंड में रिमूव होना है। वो कहता है ठीक है, मुझे ये बात मंजूर है, मैं एंड में रिमूव होऊंगा, बस मुझे जगह दे दो बैठने की इधर। इसी तरह अब यहाँ पर मैंने जब रिमूव कर दिया 2, ठीक है, तो मेरे पास अगला एलिमेंट आया 7। ठीक है। 7 ने कहा कि भाई मुझे जगह चाहिए। अब फिर वही मसला, वो कहता है भाई आपकी तो 5 जगह थी, आप कहाँ पे आ गए। वो यहाँ पे ऐड ही नहीं करने देगा उसको। तो 7 बोलेगा भाई कोई पहले अगर देखो कोई चला गया है अगर, तो उसकी जगह दे दो मुझे। क्योंकि हाँ ये चला गया था, आप इधर आ जाओ। लेकिन आपने रिमूव होना है 6 के बाद। क्यू का स्ट्रक्चर आपने खराब नहीं करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आपने खराब नहीं करना। पहले आपसे सबसे पहले 3 आया हुआ है, फिर 4 आया हुआ है, फिर 5 आया हुआ है, फिर 6 आया हुआ है। वो ऐसे ही बाहर जाएंगे, आपने उनका हक नहीं छीनना। ठीक है, ये पैराग्राफ हमें ये बात कह रहा है। ठीक है, चले मैम आगे रीड करते हैं। One of the benefits of the circular queue is that we can make use of the spaces in front of the queue. In a normal हम्म। queue, once the queue becomes full, we cannot insert the next element even if there is a space in front of the queue. But using हम्म। the circular queue, we can use the space to store new values. एग्जैक्टली जबरदस्त, यही कह रहा है। कह रहा है कि भाई Yes. ये है क्यू का फ्रंट और ये है क्यू का रियर। ठीक है। तो एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं रियर के ऊपर, रियर को आगे चलाते रहते हैं। अब लेकिन नॉर्मल क्यू में होता है फ्रंट खाली हो जाए ना तो एलिमेंट ऐड नहीं होते। अब सर्कुलर क्यू क्या करेगी, फ्रंट को भी इस्तेमाल कर लेगी अगर फ्रंट खाली है। ठीक है, ये पैराग्राफ यही बात कर रहा है। Yes, sir. ओके। यस मैम, आगे रीड करें। Implement the myCircularQueue class. MyCircularQueue initialize the object with the size of the queue to be k. Int हम्म। front function gets the front item from the queue. If the queue is empty, return -1. Int rear function gets the last item from the queue. If the queue is empty, return -1. Boolean int value function insert an element into the circular queue. Return true if the operation is successful. मैम आप साथ साथ ना सारी जो जो लाइन Boolean पढ़ रही हैं d. उसका मतलब भी बताती जाएं, अगर आपको Okay, समझ sir. आता जा रहा है तो। अच्छा सर, मैं आगे वालों का बता दूंगी. जी जी, आगे Boolean वाला। deletes an element from the circular queue. Return true if the operation is successful. अच्छा, इस हम्म। वाले फंक्शन में हमने सर्कुलर क्यू, ये वाला फंक्शन सर्कुलर क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट करता है और हम्म। हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो. ग्रेट। बिल्कुल। बूलियन इज एम्प्टी फंक्शन जो है ये चेक करेगा कि सर्कुलर क्यू एम्प्टी है या नहीं है. हम्म। और बूलियन इज फुल फंक्शन ये चेक करेगा कि सर्कुलर क्यू फुल है या नहीं है. हम्म। You must solve the problem without using the built-in queue data structure in your programming language. हमने built-in जी। queue data structure यूज नहीं करना.
ग्रेट मैम, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। कि हमने, हमारी पाइथन लैंग्वेज है ना, इसमें डेक है, डेक को हमने यूज़ नहीं करना, डेक इसके अंदर है ना स्ट्रक्चर, हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने मैनुअल कोड करना है। डेक को यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, पिछली जगह को वो खाली नहीं छोड़ेगा, वो खुद ब खुद ही ऐसे डिफाइन हुआ है कि वो खाली जगह नहीं छोड़ता, इसलिए इससे होगा ही नहीं ये कोड अगर हम इससे करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन की सबको समझ आ गई है? यस सर, आ गई। ऐसे ही जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था ना, लिंक लिस्ट का एक बनाया था, उसमें हम फिर एक बना रहे थे अपडेट नेक्स्ट वाला फंक्शन, इस तरह ये फंक्शंस बनाने हैं, फ्रंट का फंक्शन बनाना है, ये जो ये काम सारे करते जाएं। ठीक है, अब इसकी दूसरी अप्रोच तो आपने देखी है कि हम लिस्ट से इसको कैसे करते हैं। आज हम इसकी अप्रोच देखते हैं कि हम इसको लिंक लिस्ट से कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ना, अ, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इस वेबसाइट को दूसरा बोर्ड खोलते हैं। ओके, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेशन है के। ठीक है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के हमारे पास कभी 3 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है। ये है हमारी लिस्ट का साइज, कि आपके साइज, एलिमेंट का जो साइज है ना, फॉर एग्जांपल 5 लेते हैं तो 5 एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, अब छठा एलिमेंट आप डालने की कोशिश करो तो वो अगर सारी जगह भरी हुई है तो नहीं डाल सकता, आपने फॉल्स रिटर्न कर देना है कि सारी जगह फिल है, -1 रिटर्न कर देना है आपने। ठीक है, और अगर आप इंसर्ट करो और देखो पीछे जगह खाली थी, यहाँ 1 नहीं था, आपने 6 डाल दिया, तो आपने ट्रू रिटर्न कर देना है कि हाँ भाई हम कामयाब हो गए, हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और इज फुल चेक करेगा ये फुल है या नहीं, एम्प्टी चेक करेगा ये एम्प्टी है या नहीं। दैट्स इट, हमने बस यही करना है इसके अंदर। तो हम ये कर सकते हैं कि के की वैल्यू पकड़ लें, फुल और एम्प्टी के लिए तो सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इनक्यू करता जाऊँ, इसमें एलिमेंट इंसर्ट करता जाऊँ, तो मैं क्या करता जाऊँ, 1 करता जाऊं ऐड, के एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया, दूसरा करूं मैं बोलूं अच्छा अब 2 हो गए, तीसरा करूं अब मैं बोल 3 हो गए। ठीक है, और मैं चेक करूं क्या ये के बराबर है या उससे कम है, फिर तो ठीक है। अगर जैसे ही ये के से ऊपर निकलने की कोशिश करे तो मैं एरर दे दूं कि फॉल्स, भाई नहीं, जगह नहीं है। जैसे मैं डी क्यू करता रहूं तो मैं इसको कम करता हूँ, ये 3 है इसको 2 कर दूं, फिर दोबारा डी क्यू करूँ इसको 1 कर दूं, इस तरह मैं एम्प्टी और फुल तो चेक कर सकता हूँ कि अगर फुल हो गया, के एक से बड़ा जा रहा है, के बराबर हो गया तो ये हो गया फुल, और अगर 0 के बराबर हो गया तो ये हो गया एम्प्टी। ठीक है, इस तरह मैं एक वेरिएबल बना दूं साइज का। इस बात की सबको समझ आ रही है? सर हम के का भी वेरिएबल बनाएंगे, लाइक डिक्शनरी और लिस्ट वगैरह को हम्म, सेव करने के लिए। हाँ, से के को सेव करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट के इज इक्वल टू जो भी वैल्यू, क्योंकि देखें हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर में हमारे पास वैल्यू पास होती है के की, इस तरह से कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, और हमें ये वैल्यू पास कर देता है कि आप लिस्ट बना दो के साइज की। ठीक है, लेकिन अब मैंने उस के की वैल्यू को इस्तेमाल करना है इस फुल में भी और इस एम्प्टी में भी, तो मैं इस फंक्शन का आर्गुमेंट इन फंक्शनों में इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसमें तो के पास नहीं हुआ मुझे, ना ही इसके अंदर के पास हुआ है, तो मुझे के को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जो कि उस क्लास का अपना वेरिएबल होगा। ओके सर। एक बना लूंगा अलग से साइज, साइज को शुरू में रख लूंगा 0। ठीक है, जैसे ही इन क्यू कॉल करूंगा साइज को कर दूंगा +1, जैसे ही डी क्यू कॉल करूंगा साइज को कर दूंगा -1, जैसे ही मेरा साइज इक्वल टू के हो जाए तो मैं बोल दूं कि ये हो गया है फुल। जैसे ही मेरा साइज होगा 0, क्योंकि शुरू में 0 ही रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी। ठीक है, यानी अभी यस तक सर। हमने 2 वेरिएबल देख लिए, एक हमने देख लिया के, क्योंकि हमने के को इस्तेमाल करना है बाकी फंक्शनों में भी, और एक हमने देख लिया साइज, कि हमने साइज भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक तो वेरिएबल हो गया के, एक हो गया साइज, और एक वैल्यू होगा जो उस टाइम जो वैल्यू पास हुई है ना उसको ऐड कर देगा, और एक होगा नेक्स्ट जो बताएगा कि आपकी नेक्स्ट वैल्यू किधर है। लिंक लिस्ट बना रहे हैं ना, और अगर हम डबली लिंक लिस्ट देखें तो डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास पीछे का एड्रेस भी होता है, जैसे 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। तो स्टैक अगर मैंने इंप्लीमेंट करना होता ना, फिर तो मैं बस ये नेक्स्ट में लिंक चलता रहता भाई, जो एलिमेंट अभी है उसको रिमूव करते जाओ। लेकिन अब मैंने शुरू में भी जाना है ना, पिछले एलिमेंट भी देखना है, तो मुझे एक
एक एड्रेस और बनाना पड़ेगा प्रीवियस, के भाई 1 का नेक्स्ट दे दूंगा 2, 2 का नेक्स्ट दे दूंगा 3, लेकिन 2 का जो प्रीवियस होगा उसको दे दूंगा 1, और 1 का जो प्रीवियस होगा उसको बोल दूंगा कि है नन। इस बात की सबको समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि मैंने दोनों टॉपिक कवर करने हैं, क्यू भी और लिंक लिस्ट भी, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन पे फोकस नहीं करें कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझें जो डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आप बाद में दूसरे सेशंस में जाके बेशक सीखते रहें, ठीक है? ओके, ओके सर। ग्रेट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास कहानी ठीक होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन की एग्जांपल इनपुट है, इस इनपुट को ले लेते हैं। अच्छा, इनपुट को समझ लेते हैं क्या है। ये फंक्शन है और ये उसका आर्गुमेंट है। जैसे ये पास करेगा माई सर्कुलर और आर्गुमेंट में पास करेगा 3, तो के की वैल्यू हो जाएगी 3, कि भाई 3 साइज की सर्कुलर क्यू बना दो। फिर ये पास करेगा इन क्यू और आर्गुमेंट में पास करेगा 1, कि भाई आप 1 को इंसर्ट कर दो। फिर ये इन क्यू करेगा 2, 2 इंसर्ट हो जाएगा, इन क्यू करेगा 3, 3 इंसर्ट हो जाएगा, इन क्यू करेगा 4, 4 इंसर्ट हो जाएगा। रियर बोलेगा, रियर रियर जो होता है जो यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो वो रिटर्न कर देगा हमें 4। वो आउटपुट वाली उसमें हम देखेंगे ना, वहाँ पे लिखा होगा। अभी ये सिर्फ इनपुट है। फिर इस फुल करेंगे, चेक करेगा फुल है या नहीं। हम एलिमेंट आपने वैल्यू पास की थी 3, और इस फुल चेक करेगा, हाँ ये 3 पूरे हैं, पूरे हैं। डी क्यू चेक करेगा, डी क्यू में 4 आर्गुमेंट पास करेगा, तो ये 4 नहीं, सॉरी, ये 4 कब पास करेगा, हाँ इस इन क्यू पे। डी क्यू पे कुछ भी पास नहीं करेगा, डी क्यू करेगा तो पिछला एलिमेंट 1 रिमूव हो जाएगा। इन क्यू के साथ 4 पास करेगा, 4 ऐड हो जाएगा। रियर चेक करेगा तो हमारे पास अब 1 रिमूव हो चुका था, तो 2 रिटर्न हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं क्या ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। एक सेकेंड, हम थोड़ा कंफ्यूज कर गए हैं या क्या कर गए हैं। ओके, अच्छा, अब माई सर्कुलर क्यू 3 वैल्यू पास हुआ, 3 साइज की क्यू बन जाएगी, तो ये नल रिटर्न कर देगा। इन क्यू में जाएगा 1, इन क्यू पॉसिबल था, पॉसिबल था, साइज से कम, साइज अभी एम्प्टी नहीं था, वो फुल नहीं था। आप वैल्यू एंटर करो और ट्रू रिटर्न कर दो। फिर अगला करेगा इन क्यू 2, फिर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। फिर करेगा इन क्यू 3, फिर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, लेकिन साइज टोटल 3 था, 3 एलिमेंट इंसर्ट हो गए। अब मैं जब करूंगा ना इन क्यू 4, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा, भाई आपका जो फुल है ना वो फुल हो गया साइज आपका, अब इसमें आप नए एलिमेंट नहीं डाल सकते, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर मैं करूंगा रियर, तो रियर पे मुझे ये 3 रिटर्न करेगा। फिर मैं करूंगा इज फुल, तो इज फुल पे बोलेगा ट्रू, हाँ भाई फुल है। डी क्यू करूंगा तो मुझे ये रिटर्न कर देगा। डी क्यू करने के बाद एलिमेंट रिमूव करेगा 1 और ट्रू रिटर्न कर देगा कि भाई हाँ डी क्यू हो गया। अगर ये एम्प्टी होती तो मुझे ये फॉल्स रिटर्न कर देता, भाई एम्प्टी या डी क्यू नहीं हो सकता है। फिर मैं करूंगा इन क्यू 4, तो ये 4 को इसके अंदर ऐड करेगा और ट्रू रिटर्न कर देगा। ये वाला 4 ऐड नहीं हो पाया था, लेकिन ये वाला हो गया। ये साइज का मसला आ गया था, इधर फॉल्स आ गया था साइज, अभी ये हो जाएगा। फिर करूंगा रियर, रियर पे अभी जो एलिमेंट इंसर्ट किया था वो 4 था, तो वो मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। इसकी सबको समझ आ गई है इस इनपुट आउटपुट की? ये भी जरूरी है क्योंकि इस तरह के और क्वेश्चन भी आएंगे ना। सर रिपीट करें। ओके, अच्छा, इस ये इनपुट ऐसे होती है, जैसे यहाँ पे इस आर्गुमेंट जा रहा हो, जैसे इसके साथ जाएगा आर्गुमेंट पहला, ये 3 जाएगा इसके साथ, यहाँ पे जाएगा आर्गुमेंट 1, ठीक है। यहाँ पे आर्गुमेंट जाएगा 2, यहाँ पे आर्गुमेंट जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास आर्गुमेंट जाएगा 4, ये वाला। ये बीच इनमें कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए ये खाली है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है। और रियर इस पे भी कोई आर्गुमेंट नहीं जाएगा, ये भी खाली है। माई सर्कुलर क्यू में जाएगा साइज के, देखें ना यहाँ पे कोड में देखें कि यहाँ पे के पास हो रहा है इंट्री कंस्ट्रक्टर में, और ये माई सर्कुलर क्यू क्लास है। जब मैं कॉल करूंगा माई सर्कुलर क्यू को, तो मेरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें आर्गुमेंट जाएगा 3, तो इसका मतलब 3 साइज की सर्कुलर क्यू बना दो। अब जाएगा इन क्यू 1, तो जो 3 साइज की सर्कुलर क्यू बनी थी, ये बन गई हमारी 3 साइज की सर्कुलर क्यू। अब जाएगा इसके अंदर 1, इन क्यू 1, जब ये जाएगा तो 1 इसके अंदर इन क्यू हो जाएगा।
फिर जाएगा NQ2, फिर 2 इसमें चला जाएगा, फिर जाएगा NQ3, फिर 3 इसमें चला ऐड हो जाएगा, फिर जाएगा NQ4। जब NQ4 जाएगा ना यहाँ पे, तो ये कहेगा भाई इसके अंदर जगह नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे ये फॉल्स आया है, इससे पहले सारे एंड हो गए, एंटर हो गए, तो ये ट्रू आ गया था। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हुए बस नल आउटपुट आएगी, कोई आउटपुट नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, रियर जब बोलेंगे ना, तो रियर में ये लास्ट एलिमेंट बताएगा जो होगा 3, तो ये 3 आ जाएगा। इस फुल चेक करेगा फुल है या नहीं, हाँ फुल है, ट्रू बोल देगा। DQ करेगा तो 1 रिमूव हो जाएगा, ये जगह हो जाएगी खाली, और ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ हमने DQ कर लिया, पॉसिबल हो गया, एलिमेंट कुछ ना कुछ था जिसको हमने रिमूव कर दिया। InQ करूंगा 4, तो अब 4 जो है ना मेरा, वो यहाँ पे इंसर्ट होने के बजाय यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 4, इस जगह पे। ठीक है। और जब मैं, और ट्रू रिटर्न कर देगा, हाँ 4 इंसर्ट हो गया। और जब मैं करूंगा रियर, तो रियर पे ये 3 रिटर्न नहीं करेगा, वैसे तो इसका एंड 3 बन रहा है, लेकिन ये 4 रिटर्न करेगा, सबसे एंड पे 4 रिटर्न हुआ है। ठीक है, इस बात की सबको समझ आ गई अब, इनपुट आउटपुट की। यस सर। ग्रेट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि मॉडुलस ऑपरेटर पता है आपको, ये हमने यूज़ नहीं करना है इस क्वेश्चन में अभी, क्योंकि हम लिंक लिस्ट कर रहे हैं ना। अगर हम दूसरा कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल स्टैटिक अरे, फिर हम मॉडुलस ऑपरेटर करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर पता है क्या करता है? जैसे मैं करूँ 5 mod 2, ये क्या करता है? फुल्ली डिवीजन। नहीं, ये तो एक ये फ्लोट ना डिवीजन तो ये होती के है। बगैर इसमें ना ये वो फ्लोट वाली वैल्यू नहीं आती है इसमें। अच्छा, फ्लोट डिवीजन ये होती है कि 5/2 करूंगा ना, तो 2.5 रिटर्न नहीं होगा, खाली 2 रिटर्न होगा, ये तो होती है फ्लोट यस। डिवीजन। एक होता है मॉड, ये मुझे रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर समझते हैं? कि जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 ज़ार 4, पीछे बचा 1, तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1, ऐसे ही है। यस। अब मॉड की एक कहानी है। मॉड क्या करता है कि अगर तो इससे छोटा एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट खुद ब खुद वापस आता जाएगा, जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना। जैसे मैं कहता हूँ 2/5, तो मेरे पास क्या करेगा, ये 2 को 5 से डिवाइड करेगा, 5 0 ज़ार 0, पीछे बच गया रिमाइंडर 2, तो यही आ जाएगा वापस 2। ठीक है। 1 को मॉड करूंगा 5 से, यही कहानी चलेगी, आ जाएगा 1। 3 को मॉड करूंगा 5 से, तो क्या आएगा मेरे पास? 3। 3। 3 आएगा। मैं 3 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 0 ज़ार 0, और पीछे रिमाइंडर बच गया 3, ये आ जाएगा। 4 को करूंगा 5 से, क्या रिमाइंडर आएगा मेरे पास? 4। 4। 5 को मॉड करूंगा 5 से, क्या रिमाइंडर आएगा? 1। नहीं नहीं, 0। 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 ज़ार 5, पीछे बच गया 0, 0 आएगा मेरे पास। ठीक है। अच्छा, 6 को मैं करूं 5 से, तो क्या आएगा? देन 1 1 आएगा। आ जाएगा तो। कैसे? 6 को डिवाइड किया 5 से, 5 1 ज़ार 5, पीछे बच गया 1। अच्छा, 100 को करूं 5 से, तो क्या आएगा? देन 0 आएगा। 5 20 ज़ार 100, और यस। पीछे बच गया रिमाइंडर 0। 199 को करूं 5 से, तो क्या आएगा? 4 आएगा सर। 4 आएगा। कैसे? कि 195 तो 5 का मल्टीपल बन जाएगा, पीछे बच जाएगा 4। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? यस यस सर। सर। यानी मॉड ऑपरेटर क्या करता है कि जो मैं उसको आगे वैल्यू देता हूँ, वो 0 से लेके उस वैल्यू के एक पीछे तक मुझे रिटर्न करता है। 5 कभी भी रिमाइंडर नहीं आता, या 5 से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं आता। क्योंकि देखे ना, जैसे वैल्यू बढ़ती जाएंगी ना, 5 का मल्टीपल बढ़ता जाएगा, 5 10 15 20, तो ये तो पूरी डिवाइड हो रही है, इन सब में 0 आता जाएगा, 25 30, इन सब में आता जाएगा रिमाइंडर 0। अगर इनसे एक पीछे वाली वैल्यू होगी, 4 9 14 19 24 29, इस सब में रिमाइंडर क्या आता जाएगा? 1। 4 रिमाइंडर आता जाएगा। क्योंकि और ये देखें, 5 1 ज़ार 5, पीछे बच गया 4, 5 2 ज़ार 10, पीछे बच गया 4, 5 3 ज़ार 15, पीछे बच गया 4, 5 4 ज़ार 20, पीछे बच गया 4, 4 रिमाइंडर आता जाएगा। इस तरह इनसे पीछे वाली अगर एक वैल्यू ले लूं, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचता जाएगा।
कैसे? 5 3 ज़ार 15, पीछे बच गया 3, 5 2 ज़ार 10, पीछे बच गया 3। यानी मॉड ऑपरेटर जो होता है, जो भी रिमाइंडर होता है, वो उस नंबर से हमेशा छोटा आता है, जीरो से लेके उस नंबर के पीछे तक। तो जब मैंने अपनी अरे का इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो मैं मॉड ऑपरेटर से कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो हमेशा मेरे साइज से छोटा ही आएगा। इस बात की सबको समझ आ गई? यस सर। ओके, हमारा टाइम अप होने वाला है, तो हम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए, बाकी चीज़ें मैं इसलिए समझा सर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ये प्रेजेंट हो कंसेप्ट चुका कहाँ है। पे यूज हो रहा है? लास्ट में आपने कुछ कहा था अभी। ये जो आपने परसों क्लास अगर अटेंड की ना सर, तो सीफ पढ़ा रहे थे, ये डिज़ाइन किया था उन्होंने अरे की मदद से। तो उसमें उन्होंने मॉड ऑपरेटर यूज़ किया था, जिन जिन ने परसों क्लास अटेंड की है। ऐसे ही उन्होंने यूज़ किया था ना मॉड ऑपरेटर, इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए। इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल मैंने, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक अरे है और मैं एलिमेंट इंसर्ट करता जा रहा हूँ, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब मैंने यहाँ से आगे नहीं जाना, मैं चाहता हूँ यहाँ से जीरो इंडेक्स पे आ जाऊँ। तो मैं इसका मॉड, इस वाले एलिमेंट का मॉड ले लूंगा और मैं जीरो पे आ जाऊंगा, इस वाले पॉइंटर का। जैसे कैसे देखते हैं, ये है 0 1 2 3, ये इंडेक्स है ना। अच्छा, अब मैंने 4 इंसर्ट किया और मेरा इस टाइम 3 इंडेक्स था जिसमें मैंने 4 इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी अरे जो है वो जीरो से शुरू हो रही है, तो मैं +1 कर दूंगा। मेरी ऐसे अरे तो शुरू नहीं हो रही ना 1 2 3 4, इसलिए मैं क्या करूंगा, +1 करके मॉड ले लूंगा। 3 + 1 करूंगा 4, 4 का मॉड लूंगा साइज से। साइज क्या है? 4 है। तो 4 / 4, 4 1 ज़ार 4, पीछे रिमाइंडर बच गया 0। ये मेरा इंडेक्स आ गया इधर। अगर मेरा पॉइंटर इधर है, 2 पे है, तो मैं क्या करूंगा, 2 + 1 करूंगा जो बन जाएगा 3। उसको फिर साइज से जब मॉड लूंगा ना, तो मेरे पास क्या होता है, जिस भी एलिमेंट का छोटा होगा अगर, तो वो खुद ब खुद इट सेल्फ ही आता रहता है। ये 3 का मॉड लूंगा 3 आएगा, 1 का लूंगा 1 आएगा, 2 का लूंगा 2 आएगा। और इससे बड़े एलिमेंट होगा, जैसे यहाँ से अगर मैं इसको करूँ 4 इंडेक्स को, तो ये बनेगा 4 + 1, 5 का मॉड बाय 4। तो मेरे पास वैल्यू आती है, क्या आती है, 4 1 ज़ार 4, सॉरी 4 1 ज़ार 4, और रिमाइंडर बच जाता है 1, तो 1 रिमाइंडर आता है। इस तरह मैं इंडेक्स कैलकुलेट करता रहता हूँ सर्कुलर क्यू के अंदर। ठीक है, ये बात समझ आ गई मॉड से कैसे करते हैं? यस सर। अच्छा, टाइम तो बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। सर सर्कुलर क्यू में मतलब ये जो हमारा मॉडुलस है, हम्म। मैम, आपने ये परसों का सेशन अटेंड किया इंडेक्स है? कैलकुलेट परसों करने में वाला, कैसे यूज जो होगा? परसों हमारा सेशन था, जो सर तौसीफ ने क्लास दी नहीं थी, सर, वो आई अटेंड थिंक कर मैंने लें। लेट किया था। हाँ, वो अटेंड कर लें। उससे वो, उसके अंदर असल में ये पूरा क्वेश्चन की अप्रोच वो वाली बन जाती ना, वो उन्होंने एक्सप्लेन करके क्वेश्चन का कोड करवाया हुआ है। वो आप अटेंड कर लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगी। हम असल में अभी और दूसरी अप्रोच करना चाह रहे हैं, लिंक लिस्ट। तो अगर मैं वो समझाऊंगा ना, तो वो फिर रह जाएगी। अच्छा, लिंक लिस्ट सब में हम समझ क्या आ कर गई सकते हैं? है। ग्रेट ग्रेट, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन समझेंगे ना, वो परसों की क्लास में पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ है, यही सेम जो मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक मैं ले लेता हूँ खाली नोड फ्रंट का, और एक मैं खाली नोड ले लेता हूँ रियर का। ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल, जो हम पहले हमने देखा था इनपुट में, हमारे इन क्यू ऑपरेशन में ये एलिमेंट्स चल रहे थे 1 2 3 4। अब जैसे मेरे पास 1 आए, तो मैं 1 को कर दूं इनिशियलाइज, 1 का प्रीवियस कर दूं इधर फ्रंट पे, और 1 का नेक्स्ट कर दूं रियर पे। रियर का प्रीवियस कर दूं 1 पे, और फ्रंट का नेक्स्ट कर दूं 1 पे। ये मेरी बन जाएगी। इसका तो नेक्स्ट जो है वो बनेगा नन, और इसका जो प्रीवियस बनेगा वो भी बनेगा नन। तो ये मेरा एक एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये कोड में हम कर सकते हैं कैसे, कि एक नया एलिमेंट, ये अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी, वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जब मैं 1 को इनिशियलाइज करूंगा, और जो 1 का नेक्स्ट होगा वो बन जाएगा नन, और जो 1 का प्रीवियस होगा, एक और एलिमेंट होगा इसमें प्रीवियस, वो भी बन जाएगा नन। ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा 1 के नाम से। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू रियर, के 1 का नेक्स्ट कर दो रियर पे।
और वन डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू फ्रंट के वन का जो प्रीवियस है वो कर दो फ्रंट पे। यहां तक आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके। फ्रंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू वन, फ्रंट का जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट है फ्रंट का, इसको कर दो वन पे, ये ऐसे हो जाएगा। और रियर डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू वन, रियर का प्रीवियस ये है, इसको वन पे कर दो। ये मैंने एक डबली लिंक लिस्ट बना दी। ठीक है, बहुत ज्यादा काम कर लिया मैंने एकदम, लेकिन शायद समझ आ जाए। ओके ग्रेट। अब टू आएगा ना जब मैं, तो मैंने टू को इसके वन के किधर डालना है, आगे डालना है, यहाँ पे डालना है टू। लेकिन मैंने रिमूव पहले वन करना है। तो अब ये देख लेते हैं। टू जब आएगा ना, टू को मैंने डालूंगा इधर, टू का नेक्स्ट कर दूंगा मैं किधर, रियर पे, रियर का प्रीवियस कर दूंगा टू पे, टू का प्रीवियस कर दूंगा वन पे, वन का नेक्स्ट कर दूंगा टू पे। वन का नेक्स्ट पहले रियर पे इस पे रियर पे जा रहा था, वन का नेक्स्ट टू पे कर दूंगा। टू का प्रीवियस वन पे जा रहा था, टू का प्रीवियस सॉरी, रियर का प्रीवियस वन पे जा रहा था, उसको टू पे कर दूंगा। और टू का प्रीवियस वन पे कर दूंगा, टू का नेक्स्ट रियर पे कर दूंगा। ऐसे मेरा एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इसकी समझ आ गई सबको? इन क्यू में ये सारी कोड लिखूंगा मैं, ये सारा कोड लिखूंगा इन क्यू में, कि जो भी एलिमेंट आया है उसका नेक्स्ट कर दो रियर, रियर का प्रीवियस कर दो ये जो भी एलिमेंट आया है इसको, ये वाला जो एलिमेंट है इसका प्रीवियस कर दो पिछले एलिमेंट के, और जो पिछला एलिमेंट है उसका नेक्स्ट कर दो ये वाला एलिमेंट। ये नेक्स्ट प्रीवियस लिखते लिखते मैं अपना इन क्यू बना दूंगा। इस बात की सबको समझ आ गई? यस ओके। साथ साथ मैंने एक साइज का वेरिएबल भी रखा हुआ है। ठीक है। अब जैसे मैं ये वन डाला था, मैंने साइज जीरो था उसको मैंने कर दिया था वन के बराबर, फिर जब टू डाला साइज को मैंने कर दिया टू के बराबर। अब मैं देखता रहूंगा, जैसे ही ये के बराबर होगा ना, और मैं इन क्यू कॉल करूंगा, तो मैं एक कंडीशन लिख दूंगा, इफ साइज इज इक्वल टू के रिटर्न फॉल्स, कि भाई अब आप इसके अंदर नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये हमने देख लिया इन क्यू का सारा, और फॉर इज फुल और इज एम्प्टी भी देख लिया हमने। अब देखते हैं कि कोई एलिमेंट हमने इसके अंदर से जब डी क्यू करना है वो कैसे करेंगे। तो डी क्यू कौन सा एलिमेंट होना चाहिए इसमें? स्टार्ट वाला। जैसे अब एलिमेंट इंसर्ट हुए, पहले वन आया फिर टू आया, अब रिमूव करना है अगर मैंने, तो कौन सा एलिमेंट पहले निकलना चाहिए, टू या वन? वन। वन निकलना चाहिए। इस पे सब लोग इत्तेफाक करते हैं। लेकिन क्यू होती है ना हमारे पास, उसमें एलिमेंट आता है पहले वन आता है फिर टू आता है। स्टैक में तो जब टू बाद में आया था तो ये पहले चला जाएगा। क्यू में अगर मैंने इस टाइम पे रिमूव करना तो क्या होना चाहिए, रिमूव वन। मैं दिया के अलावा भी सबको समझ आ रही है ना? ओके। वन को रिमूव करने का आसान तरीका है, फ्रंट का नेक्स्ट कर दूं टू के बराबर, यानी कैसे करूंगा, इसको बोलूंगा फ्रंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, यानी फ्रंट का जो नेक्स्ट है उसको फ्रंट के नेक्स्ट के बराबर कर दो। यानी फ्रंट का जो एरो जा रहा है नेक्स्ट वाला, उस एरो को आप यहाँ नेक्स्ट के बजाय नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, वन के बजाय टू कर दो। ठीक है। और जो फ्रंट का जो नेक्स्ट नेक्स्ट है, फ्रंट का जो नेक्स्ट नेक्स्ट है उसका प्रीवियस कर दो फ्रंट। क्या करूंगा, जो अब तो फ्रंट का नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रंट का नेक्स्ट ही बन गया ना, तो मैं कर दूंगा फ्रंट का नेक्स्ट इसका प्रीवियस इज इक्वल टू फ्रंट के। अभी फ्रंट का नेक्स्ट पहले वन था, जब मैंने फ्रंट का नेक्स्ट किया, फ्रंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नेक्स्ट, ये यहाँ आ गया। अब फ्रंट का नेक्स्ट बन गया टू, वन नहीं है इसका नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट टू पे आ गया। टू का जो प्रीवियस है वो भी वन है, मैं क्या करूं, फ्रंट का नेक्स्ट यानी टू, उसका जो प्रीवियस है वो फ्रंट के बराबर कर दूं। तो ये कहानी क्या बनेगी, ये कहानी ऐसे बन जाएगी कि भाई ये था हमारे पास फ्रंट, ये था हमारे पास वन, और ये था टू। ये जा रहा था इधर, ये जा रहा था इधर, ये जा रहा था इधर, और ये जा रहा था इधर। ये इसका नेक्स्ट, ये इसका प्रीवियस, इसका नेक्स्ट, इसका प्रीवियस। मैंने क्या किया, फ्रंट का नेक्स्ट कर दिया नेक्स्ट नेक्स्ट के बराबर, ये नेक्स्ट इसका ये बन जाएगा। अब फ्रंट का नेक्स्ट क्या बन गया है, फ्रंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट नेक्स्ट किया, तो फ्रंट का नेक्स्ट अब क्या बन गया, टू बन गया। अब मैं करूं फ्रंट का नेक्स्ट का जो प्रीवियस है
उसको फ्रंट कर दो, तो ये यहाँ आ जाएगा। इससे हमारा 1 हो जाएगा बीच में से खल्लास। पड़ा मेमोरी में उधर ही है, लेकिन लिंक लिस्ट से मेरी खत्म हो जाएगा। इस बात की सबको समझ आ गई कि डी क्यू कैसे होगा।